ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आज हम पढ़ेंगे, और ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के डिफरेंट 5 फंक्शंस हैं, और उनमें से प्लानिंग फंक्शन से रिलेटेड हमने कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया, और फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बेस पे कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया। उसी में ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट एक पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आपको याद होगा कि काम किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और कौन किसका बॉस होगा, कौन किसकी डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, चेन ऑफ कमांड क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में आती हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ये ऑर्गेनाइजिंग का ही एक पार्ट है, कि व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स और प्लान के जो जो कुछ करना है उसके लिए, या कौन से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करना है, उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपना स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन सेट करती है। हमने प्रीवियस 2 से 3 क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशंस की थी कि किस तरीके से टास्क को डिवाइड किया जाता है, और डिफरेंट 6 की एलिमेंट्स की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और उसका अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको टाइमली अचीव किया जा सके। तो इसके लिए अब जो जो कुछ करना है, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड बाय द अथॉरिटीज़, बाय द मैनेजर्स। तो यहाँ पे अभी तक की जो डिस्कशन है उसको अगर मैं सम अप करूँ या उसको समराइज़ करूँ, तो वो ऐसा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि क्या-क्या कुछ करना है। उसके लिए जो है जो हमारे गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन से हैं, और उसके लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप कैसा होना चाहिए, जिसको हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन की हेडिंग में या उसके चैप्टर में डिस्कस किया। अब उन गोल्स और जो टारगेट्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो गोल ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम उनको अचीव किया जा सके। और उसके लिए ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स ही चाहिए होता है, एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। वो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि डिफरेंट ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्किलफुल हों, उनकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ऐसी हों, स्किल्स ऐसी हों कि वो कोई भी एक तरह की जॉब जो है उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है अगर जॉब, तो इसके लिए ऐसा इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होगा जो कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकेगा। इसी तरह से अगर फाइनेंस मैनेजर है तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जैसी जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको एक स्टैंडर्ड लेवल तक परफॉर्म करने के लिए किस तरह का इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाता है। और इसमें अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसमें जो जो कुछ भी करना है उसके लिए जो डिफरेंट टास्क हैं उनके लिए कितने लोग चाहिए, या अगर कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और कितने टोटल चाहिए, टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं, उनमें से करंटली कितने ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे हैं, और मज़ीद कितने चाहिए होंगे। तो ये सारी प्लानिंग हो रही होती है बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की, एम्प्लॉयज़ की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस है कि आपने ह्यूमन को किस तरीके से जो है वो प्लान करना है, फिर उनको कैसे आपने अट्रैक्ट करना है जॉब के लिए, और फिर एंड तक उनकी परफॉर्मेंस से लेके उनकी करियर डेवलपमेंट ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट जो बॉक्स है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ द वेरी इनिशियल स्टेप जो कि ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है जब वो
ये देखना चाह रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले की जाती है, टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं, उनमें से करंटली कितने वर्किंग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कितने हमें मज़ीद चाहिए होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद रिक्रूटमेंट की जाती है कि कुछ ऐसी जॉब टाइटल्स या कुछ ऐसी पोजीशंस जो कि वेकेंट होती हैं, जिनके ऊपर वो कुछ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिनको एक डिफरेंट जॉब टाइटल या जॉब लेबल दिया जाता है, लेकिन उस पे काम करने वाला कोई एम्प्लॉय नहीं होता, या अगर पहले कोई एम्प्लॉय काम कर रहा था तो अभी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, या उसकी प्रमोशन हो गई, या उसकी किसी और जगह पे ट्रांसफ़र हो गई, या उसकी डेथ हो गई, या कोई भी केस हो सकता है। तो इन सारी डिफरेंट सिचुएशंस में पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेट ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए देयर इज़ नो वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डेजिग्नेशन वेकेंट होगी, वो जॉब वेकेंट होगी, वो खाली सीट होगी। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जैसे आप जॉब एड्स देखते हैं, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट ही होती है कि आप अपनी जॉब जो जिसके लिए आपको कोई इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होता है, उन उस जॉब के अंदर कौन सी सेट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, वो लिखी होती हैं। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होता है कि जो इंडिविजुअल ये वाली क्वालिफिकेशन, इतना एक्सपीरियंस और ये वाली एडिशनल स्किल्स रखता होगा, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है, उनको हम इस जॉब के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये रिक्रूटमेंट हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जनरेट्स अ पूल ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, वो इंडिविजुअल जो कि एलिजिबल होते हैं उस वेकेंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उनके लिए उनका एक पूल क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। तो ये तो हो गया जब सीट वेकेंट हुई। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन डी रिक्रूटमेंट भी करती है। अब डी रिक्रूटमेंट क्या होती है कि जैसे कोरोना आया, एक्सटर्नल जो सिचुएशंस हैं वो ऐसी हुई कि आपको जो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रही थी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कम हो रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, उतना काम नहीं है जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों को फायर कर देती है, कुछ को टेम्परेरीली बेसिस पे जो है वो उनको छुट्टी दे देती है। जैसे सीजनल एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको अगर एक सीज़न में उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो दूसरे सीज़न में ऑर्गेनाइजेशन उनको छुट्टी कर देती है, या सिर्फ एक सीज़न के लिए हायर करती है, फिर नेक्स्ट टाइम उस सीज़न में उनको फिर से हायर कर लेती है। तो टेम्परेरीली बेसिस पे किसी को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना या टर्मिनेट कर देना, या फिर जल्दी रिटायरमेंट्स दे देना, या कुछ भी ऐसा करना ताकि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्स्ट्रा हैं, जिनके लिए आपके पास उतनी ड्यूटीज़ नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन में इतनी एक्टिविटीज़ और टास्क नहीं है कि आप इतने लोगों को आप मैनेज कर सकें। तो ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली, फिर आप उनको किसी न किसी तरह से आप ले ऑफ करेंगे, अर्ली रिटायरमेंट्स देंगे उनको, या फिर आप उनको फायर कर देंगे, या टेम्परेरीली बेसिस पे आप उनको टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह के एक्शंस जब कंपनी परफॉर्म कर रही होगी तो उसको डी रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि जितने इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड होते हैं एज पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उतने ही लोगों की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, उसी को रिक्रूटमेंट कहते हैं। देन अब रिक्रूटमेंट की है ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए किसी को हायर करने के लिए ऐड दिया है, एक पूल क्रिएट किया है पोटेंशियल कैंडिडेट्स का ऑर्गेनाइजेशन ने। अब एक जॉब टाइटल के लिए या एक वैकेंसी के लिए आपने सुना होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा भी नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन सारे ही लोगों को चूज़ करे। उसको सपोज 2 एम्प्लॉयज़ अगर चाहिए, आईटी मैनेजर्स हैं सपोज, तो आईटी मैनेजर 2 की रिक्वायरमेंट है,
या एक की रिक्वायरमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसी लिहाज से, अगर एक की रिक्वायरमेंट है तो एक को चूज़ करेगी, दो की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ दो को चूज़ करेगी। वो जो पूल जनरेट किया होता है ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, उन्हीं में से ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट स्टेप्स में से गुजार के जो बेस्ट वन कैंडिडेट होता है उसको चूज़ कर लेती है, उसको सेलेक्ट कर लेती है। जैसे एक एक वैकेंसी है या एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तो उसके लिए 2-250 ने अप्लाई किया हुआ है, तो 2-250 आएंगे, टेस्ट देंगे, उसके बाद जो टेस्ट पास करेंगे उनकी जो है फर्दर इंटरव्यूज़ होंगे, फिर इंटरव्यूज़ के थ्रू और टेस्ट, दोनों में जिसके कंबाइंड स्कोर ज़्यादा होंगे, जो टॉप पे आएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है। तो यहाँ तक ये हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होता है या दी बेस्ट एम्प्लॉय होता है अमंग दी जनरेटेड पूल, उसमें से बेस्ट वन को चूज़ कर लेती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ ओरिएंटेशन। अब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉब के लिए, तो नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ से वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, उसकी एंट्री होगी ऑर्गेनाइजेशन में। अब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, किसको रिपोर्ट करना है, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है, आप किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, आपका डायरेक्ट बॉस कौन होगा, किसके डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम किसको आपने जो है वो अप्रोच करना है, और आपकी परफॉर्मेंस का फीडबैक आपको कौन देगा, आपकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज कौन करेगा। यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू द एम्प्लॉय, क्योंकि वो नया आया है तो उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो यूजुअली बहू का एक ओरिएंटेशन सेशन होता है कि हमारे घर में ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है, कोई आए तो इस तरह से हम करते हैं, कोई जो है बड़े हों तो उनके साथ इस तरह से आपने बिहेव करना है। सारी चीज़ें घर का जो सिस्टम है वो उसको समझाया जाता है ताकि आने वाली लाइफ में उसको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो सेम केस एक न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय के साथ हो रहा होता है, उसको रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं। ओरिएंटेशन के साथ साथ उसकी सोशलाइजेशन भी हो रही होती है कि ये आपके कोलीग्स हैं, ये जो हैं आईटी मैनेजर हैं, ये फाइनेंस सेक्शन है, ये एग्ज़ाम सेक्शन है। अगर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो यू नीड टू कंसल्ट एग्ज़ाम डायरेक्टर। इसी तरह से फाइनेंस का कोई इशू है तो यू नीड टू गो टू फाइनेंस डायरेक्टर। तो ओरिएंटेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी जो है वो बताया जाता है न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय को, और सोशलाइजेशन में उसको जो डिफरेंट लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं वो उनको बताया जाता है। आप लोगों का जैसे होपफुली ओरिएंटेशन हुआ होगा, जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ तो उसमें डिफरेंट एचओडीज़ आते हैं, एडीजी साहब आते हैं, आपको बताया जाता है कि कोई भी मसला हो तो आपने फ़लाँ के पास जाना है, फ़लाँ के पास जाना है। बेसिकली दैट इज़ द ओरिएंटेशन प्रोसेस, कि इस इंस्टीट्यूशन में रहने के लिए आपको पता हो कि किस मसले की सूरत में मुझे कौन सा कंसर्न इंडिविजुअल है जिससे मुझे रब्ता करना पड़ेगा। उसके बाद अब एम्प्लॉय को हायर कर लिया, उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज़ बता दी। अब वो क्या करेगा, उसको ऑफ कोर्स उसकी जो जॉब है वो भी बताएगी, उसकी ड्यूटीज़ भी बताई गई, किस तरह से करनी है, किसको रिपोर्ट करना है, एवरीथिंग इज़ टोल्ड टू दी एम्प्लॉय। अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर तो पहले किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करके आए हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, उनका जो प्रोसीजर होता है आप परफॉर्मिंग टास्क, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो उसके लिए एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। या अगर आपने फ्रेश डिग्री होल्डर्स को लिया है विद नो और ज़ीरो वर्किंग एक्सपीरियंस, तो उनको ऑफ कोर्स उन्होंने तो बुकिश नॉलेज पढ़ा हुआ है, उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो उनको एक्चुअली टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है वो लर्न करने में टाइम लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कांट वेट फॉर कि वो खुद काम करते करते सीख जाएं कि किस तरह से परफॉर्म करना है, उसकी बजाय ऑर्गेनाइजेशन उनको
ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अब ट्रेनिंग क्या है, आप अपने एम्प्लॉय की स्किल्स को पॉलिश करते हैं टू परफॉर्म देयर करंट ड्यूटीज़, जो उनकी करंट जॉब जिसके लिए उनको हायर किया गया है वो परफॉर्म करने के लिए उनकी स्किल्स आप पॉलिश करते हैं। अच्छा, अब इसमें आप अप टू डेट स्किल्स और नॉलेज अपने एम्प्लॉयज़ को डिलीवर कर रहे होते हैं, उनको न्यू एबिलिटीज़ लर्न करवाई जा रही होती हैं जो कि उनके करंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए यूज़फुल होती हैं। अब आपने उनको ट्रेनिंग भी दे दी, दैट मीन्स नाउ द एम्प्लॉय इज़ एबल टू परफॉर्म हिज जॉब जिसके लिए उसको हायर किया गया, और वो लेवल आप परफॉर्मेंस देगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करती है। अब इसके बाद परफॉर्मेंस उसकी स्टार्ट होगी, उसने अपनी जॉब को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो द टाइम इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्या वो जितना परफॉर्मेंस उससे रिक्वायर्ड था, क्या वो उतना परफॉर्मेंस दे रहा है? उसकी जो एक्चुअल आउटपुट है उसको एक्सपेक्टेड या डिज़ायर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर किया जाएगा, या जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। अगर तो गैप ज़्यादा होगा तो फिर उसको जो है फीडबैक दिया जाएगा, उससे रीजंस पूछी जाएंगी, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन, जो भी करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन लेगी। जिस तरह से अगर तो एम्प्लॉय को कोई स्किल उसके पास नहीं है टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस स्किल की ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। अगर उसको वो टास्क करना आता है लेकिन रिसोर्सेज उसको कम एलोकेट हो रही है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस लेवल उसका मैक्सिमम नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको नेक्स्ट टाइम ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। तो जो भी करेक्टिव एक्शन होगा जिस वजह से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम आ रही होगी, उस वजह को रिमूव करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है, तो टास्क के लिए, टास्क परफॉर्मेंस के लिए ही उसको हायर किया गया, क्योंकि वो जब अपना काम करेगा तो फिर वो सारे लोग जब अपना अपना काम कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे होंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉयज़ आर नॉट ऑब्टेनिंग देयर गोल्स, या जो उनके इंडिविजुअल लेवल पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है जॉब के हवाले से, अगर वो पूरी नहीं कर पा रहे, या जितना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे पास सेल्स एग्जेक्टिव्स होते हैं, उनको डेली या वीकली बेसिस पे टारगेट्स मिलते हैं कि कम से कम उन्होंने एक हफ्ते के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन ने देखा होता है कि हमारे जो हैं वो 6 मंथ्स के अंदर इतनी प्रोडक्ट्स बिक जानी चाहिए, तो उसकी बेस पे फिर डिवाइड किया जाता है कि वीकली बेसिस पे हमारे सेल्स एग्जेक्टिव्स कम से कम इतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ करेंगे तो ही हमारा टारगेट अचीव होगा। अब एक सेल एग्जेक्टिव है, वो उतनी परफॉर्मेंस अगर नहीं दे पाता, उतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ नहीं कर पाता है, तो फिर जो 6 मंथ्स के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेल ऑफ करनी है वो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है कि कम से कम वीकली बेसिस पे सपोज 10,000 आपने प्रोडक्ट्स सेल ऑफ करनी है, तो 10,000 आपकी एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, लेकिन आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है 7,500 हो, तो वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। अब इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 10,000 के साथ कंपेयर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि गैप कितना आया है। तो आप 10,000 में से 7,500 को माइनस करेंगे, तो बाकी जो आपके बनते हैं 2,500, वो गैप आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि 2,500 जो हैं मजीद से सेल हो सकती थी, तो ये क्यों नहीं हुई है? क्या एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या प्रोडक्ट उसके पास कम पड़ गई थी, या फिर जो है जिस एरिया में वो स्टॉल लगाता है या आउटलेट है उस एरिया में इससे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल ऑफ नहीं हो सकती हैं, तो फिर उसकी बेस पे जो भी करेक्टिव एक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन वो लेगी। फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, अब परफॉर्मेंस की बेस पे ही डिसाइड किया जाता है
कि एम्प्लॉय को कौन सी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और कितनी पे उसको मिलनी चाहिए। जैसे सेल्स एग्जेक्टिव्स होते हैं तो यूजुअली आपने एड्स में भी देखा होगा कि 20+ कमीशन या इंसेंटिव लिखा होता है। दैट मीन्स उनकी बेसिक 20,000 पे है, तो इसके साथ जब वो टारगेट अचीव करते हैं तो उसके लिए कुछ परसेंटेज कंपनी ने उनको बता रखी होती है कि इतना टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको इतने परसेंट इंसेंटिव अपनी बेसिक पे के ऊपर 20,000 के ऊपर मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के बेस पे फिर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे होंगे। अगर कोई 10,000 का टारगेट पूरा करता है तो ऑफ कोर्स उसको कमीशन जो है उस लिहाज से दी जा रही होगी, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप एक और एरिया उसको हैंड ओवर कर दें, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ करने की एबिलिटी रखता है, और उसकी बेस पे फिर ऑफ कोर्स उसको कंपनसेट भी ज़्यादा किया जा रहा होगा। अब कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स तो दे रहे हैं बेस्ड ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करियर डेवलपमेंट। कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसा नहीं होता कि एक एम्प्लॉय आपने सपोज सेल्स एग्जेक्टिव को हायर किया है तो वो 60 साल तक सेल्स एग्जेक्टिव ही रहेगा। अगर उसको ऐसा पता हो कि वो 60 साल की उम्र तक या जब उसकी रिटायरमेंट होगी तो भी वो सेल्स एग्जेक्टिव ही रिटायर होगा, तो देयर विल बी नो मोटिवेशन टू परफॉर्म वेल। एम्प्लॉय का अपनी जॉब से दिल उठ जाएगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो उस सूरत में जो है एक करियर लैडर या एक सेल्स एग्जेक्टिव है सपोज, तो सेल्स एग्जेक्टिव के बाद आप कहते हैं कि एक जो है वो एरिया मैनेजर है, फिर रीजनल मैनेजर है, फिर उसके बाद आप कर देते हैं वो पूरा सेल्स मैनेजर है। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप एक एक जो हायर लेवल की पोजीशन है जॉब की, आप वो एम्प्लॉय के लिए प्लान कर देते हैं कि ये एक सीढ़ी है तुम्हारे करियर की। सेल्स एग्जेक्टिव में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा दोगे तो फिर आप जो है एरिया मैनेजर प्रमोट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा एक पूरा एरिया आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा एरिया मैनेजर के तौर पे। इफ़ यू आर एन एफिशिएंट परफॉर्मर, तो फिर आपको रीजनल मैनेजर पूरे का पूरा एक रीजन हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आप सेल्स मैनेजर बन जाएंगे। तो ये हो गया करियर डेवलपमेंट। इससे एम्प्लॉय को पता है कि मैं अपने टारगेट्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जब अचीव करता रहूँगा तो ऑर्गेनाइजेशन मुझसे खुश होते हुए मुझे प्रमोट कर देगी, और प्रमोशन में ऑफ कोर्स उसकी जो पेमेंट है, जो उसकी बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ हैं, वो पहले वाली जॉब से ज़्यादा अवेल वो कर रहा होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉय को रिटेन रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन करियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही होती है। और रिटेन का मतलब ये हुआ, या एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चाहती है कि आप इसको छोड़ के जाएं। क्योंकि आप खुद सोचें कि एक इंडिविजुअल जब शुरू में ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसके पास सपोज वो फ्रेश डिग्री होल्डर था, अब वो इतने साल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को उसने अंडरस्टैंड किया, ऑर्गेनाइजेशन में वो एडजस्ट हो गया, और इतने साल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करने के बाद अब वो ज़्यादा स्किलफुल है। ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक खाली डिग्री होल्डर से एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर बनाया है। तो इट इज़ वेरी टफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा उससे गुड बाय कहे और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाए। तो ये फिर इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक जितने साल अपने एम्प्लॉय के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, जितने उनको चांसेस दिए हैं, जितनी ट्रेनिंग उसको दी हैं, जितनी न्यू स्किल्स उसको सिखाई हैं, वो सारी वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय की फॉर्म में उठा रही होगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखे, वो उसको छोड़ के ना जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।